हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड सोशियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लासेस में जाइए, जहां पे मैंने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दो पार्ट में क्लियर करवाया है। फेमिनिज्म फेमिनिज्म के वेव्स एंड स्कूल्स को भी हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा पूरा का पूरा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे होने वाला है, पर ये भी क्लास हमारा दो पार्ट में आने वाला है। ये पार्ट 1 है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखेंगे। ओके, जब भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो जब भी हम सोसाइटी में बाहर आते हैं या बाहर निकलते हैं तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं? क्या हमारे आसपास सारे लोग इक्वल हैं? क्या मैं इक्वल हूं? क्या आप इक्वल हो है? या एक आईएएस या एक मंत्री या मोदी जी इक्वल है? नहीं है ना। सबका कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल स्टैंड है वो कहीं ना कहीं वो अनइक्वल है, राइट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ और क्या हम लोग बोल सकते हैं, वेल्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग सब अनइक्वल है, सारे लोग। और जब इसी चीज को हम लोग हायरार्की में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन सबसे नीचे है, और कहीं ना कहीं जब ये स्ट्रक्चर्ड वे में बन जाता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है? चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चलिए, एक मान लेते हैं मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद आता है एक आईएएस, उसके बाद फॉर एग्जांपल एक आता है क्लर्क, ठीक है, फिर एक आता है लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, उसके बाद एक आता है नॉर्मल पियोन एंड एक, चलिए इसी में देखते हैं ये 5 जो क्राइटेरिया है, क्या इन पांचों का सोशल स्टेटस इक्वल है? नहीं है, कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। स्ट्रक्चर हम तब बोलेंगे जब ये जनरेशनल वाइज चलते रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मेरा नाम हुआ अभिषेक, ABHISHEK, ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखो एक स्ट्रक्चर में है, ये स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं। पर अगर मैं आई को मैं इधर लेके आ जाऊं, या एस को मैं इधर लेके आ जाऊं, एच को मैं इधर लेके चला जाऊं, या ए को मैं लास्ट में रख दूं, तो क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे डगमगा रहा है ना, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं बस ये स्ट्रक्चर समझाने का कोशिश कर रहा था आपको। तो ये सोसाइटी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में बढ़ चुकी है। ठीक है, कैसे? पावर के मोड से, वेल्थ के मोड से, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। चलिए, मीनिंग्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको बोला, हायरार्कीज में डिवाइड होता है वो। ठीक है, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है कि जो आईएएस, एक आईएएस का बेटा है और एक फॉर एग्जांपल एक क्लर्क का बेटा है, या क्लर्क भूल जाओ, एक लैंडलेस लेबर का बेटा है, ठीक है, उन दोनों में काफी ह्यूज गैप रहेगा, क्योंकि उन लोगों को रिसोर्सेस जो है ना वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, एक आईएएस के बेटे को शुरू से, बचपन से सारे रिसोर्सेस मिले हैं, वैसे ही पढ़ने के लिए, वैसे ही आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हो सकता है कि जो लैंडलेस लेबर है उसके बेटे को वो सारे रिसोर्सेस नहीं मिल पाए हैं। तो इसीलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ बात हो रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला आता है वेल्थ एंड इनकम। ठीक है, वेल्थ एंड इनकम को आप डायरेक्टली किस चीज से लिंक कर सकते हो? रिसोर्सेस से। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी है। अब ऑब्वियसली मेरी पावर, मेरी अथॉरिटी और नरेंद्र मोदी की पावर और नरेंद्र मोदी की अथॉरिटी, वो उसमें तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक मैनहोल वर्कर है,
ठीक है, और एक आईएएस है। ऑब्वियसली अगर सोसाइटी में अगर हम लोग बाहर जाएंगे, अगर हम पूछेंगे एक मैनहोल वर्कर का ज्यादा प्रेस्टीज है सोसाइटी में, या स्टेटस ज्यादा ऊंचा है, या एक आईएएस का ज्यादा ऊंचा है, आप लोग क्या बोलोगे? एक आईएएस का ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज आ जाता है। ठीक है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बहुत किसी को अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वैसा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है जैसे बहुत अलग अलग लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, एक आईएएस के बेटे को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। आप अभी देखो ना, जितने नेता मंत्री हमारे यहाँ पे इंडिया में है, उनके सारे जो बेटा बेटी जो भी है, उनके बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिक्शा वाला का बेटा, एक मिडिल क्लास आदमी का बेटा, वो क्या कर रहा है? वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से लड़ रहा है और इंडिया में ही सफर कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाला सफर, SUFFER। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी ये चीज है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखो कि नेता का बेटा क्या बनेगा, नेता ही बन रहा है। ठीक है, या किसी हायर पोजीशन पे जा रहा है। अगर आप अमित शाह के बेटे को देखोगे, जैसा वो क्या है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, राइट। लेकिन क्या एक रिक्शा वाला का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है? तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ठीक है, एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेस एंड प्रिविलेज, सोशल रिसोर्सेस एंड प्रिविलेज में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका की आइडियाज क्या क्या हो जाते हैं? की आइडियाज हो जाते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड, सबसे पहले ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हायरार्किकल, सेकेंड हायरार्किकल होता है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चले जा रहा है, वो परसिस्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इजिप्शियन मॉडल लिया गया है, जहां पे आप देखोगे कि फार्मर्स एंड स्लेव्स जो हैं वो सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, क्राफ्ट्समैन उसके ऊपर, मर्चेंट्स उसके ऊपर, स्क्राइब्स उसके ऊपर, सोल्जर्स उसके ऊपर, नोबेल्स एंड प्रीस या व्हाइट कॉलर जो जॉब करते हैं वो उसके ऊपर, एंड सबसे ऊपर ये है जो राजा, ये किंग बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके जो जनरेशन है, जो इसका बेटा निकलेगा, इसका जो सन निकलेगा, वो ऑब्वियसली क्या वो एक फार्मर बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो एक राजा या किंग ही बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सोशल डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अगर स्ट्रेटिफिकेशन को अच्छे से समझना है तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को, खासकर इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए, सोशल डिफरेंशिएशन क्या है पहले वो समझिए। सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है वो देखते हैं। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल रोल्स। ठीक है, चलिए मैं सबको मार्क नहीं करता हूं, आपको तब समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल रोल्स, ऑक्यूपेशन, आइडेंटिटीज, कैटेगरीज विद इन सोसाइटी। डिफरेंस डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई इनइक्वालिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया है, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं एक टीचर हूं, मेरा एक फ्रेंड है जो एक बिजनेसमैन है, एक और फ्रेंड है जो डॉक्टर है। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे बीच में। ठीक है, डिफरेंसेस कहीं से भी इनइक्वालिटी को जन्म नहीं देती है। ठीक है, इस बात को समझना। चलिए अब आते हैं सोशल इनइक्वालिटी में। सोशल इनइक्वालिटी क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स एंड प्रिविलेजेस। अब अगर मैं क्या बोलूं, यही डिफरेंसेस क्रिएट करते करते जब हम इनइक्वालिटीज की बात करने लगे, इनइक्वालिटीज को प्रमोट करने लगे, सबको, किसी को ऊपर मानने लगे, किसी को नीचे मानने लगे। ठीक है, अरे उसका, वो तो डॉक्टर है, अरे वो तो बहुत ऊपर है मेरे से, मैं तो टीचर हूं, मैं तो लो हूं। चलो टीचर और लो डॉक्टर का छोड़ दो, एक डॉक्टर है और एक मैनहोल वर्कर है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये जो मैनहोल वर्कर है वो कहीं ना कहीं नीचे है। ठीक है, और एक काम तो वो भी कर रहा है, सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प तो वो भी कर रहा है अपने काम से, इंडिविजुअल्स को, वही सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को वो भी हेल्प कर रहा है।
और एक डॉक्टर भी हेल्प कर रहा है सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को, पर इसके काम को नीचा देखा जा रहा है और इसके काम को ऊपर देखा जा रहा है, वहीं पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ठीक है, इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है इट रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। सम ग्रुप्स हैव ग्रेटर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन देन अदर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि नेता मंत्री के जो बेटे हैं वो अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं। कोई स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई मेलबर्न में पढ़ रहा है, कोई यूके में पढ़ रहा है, कोई यूएस में पढ़ रहा है, कोई जर्मनी में पढ़ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो एक रिक्शा वाला का बेटा है, ठीक है, क्या वो बाहर जा पा रहा है? क्या वो बाहर जाके? बहुत कम, एकदम ना के बराबर। अगर 0.1% अगर एग्जाम्पल देख के चले तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। और जब डिफरेंस नेचुरल है, डिफरेंस तो आएगा, ऑक्यूपेशन के साथ डिफरेंस आएगा। डिफरेंस के साथ जब हम लोग इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं और उसी इनइक्वालिटी को एक हायरार्की में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं या स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं क्या जन्म लेता है? स्ट्रैटिफिकेशन। देखो, इससे अच्छे से और कोई आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, कि डिफरेंस से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड रूप ले रहा है और स्ट्रक्चर्ड रूप कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटिफिकेशन को जन्म दे रहा है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट ऑकर्स व्हेन दीज इनइक्वालिटीज बिकम स्ट्रक्चर्ड, हायरार्किकल एंड रिलेटिवली persistent across individuals and groups। चलिए, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं एग्जाम्स में बहुत बार इसी से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आगे मैं आपके लिए कुछ कुछ एमसीक्यू भी डाला हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे लास्ट तक बने रहना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस को बनाए रखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी होता है वो देखते हैं। सबसे पहले सोशल। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सोसाइटी में बनाए रखने के लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सोशल इंस्टीट्यूशन जरूरत है, नॉर्म्स जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, और प्रैक्टिसेस ये जरूरत है। सेकेंड, ये हायरार्किकल होता है, मतलब सोशल पोजीशंस आर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ हायर एंड लोअर स्टेटस, पावर और प्रिविलेज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्टेटस, पावर और प्रिविलेज को हाई या लोअर स्ट्राटा में बांटता है। ठीक है, तीसरा, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब इनइक्वालिटी इज नॉट रैंडम। इनइक्वालिटी रैंडम नहीं होती है, इसे ये क्या करती है? ये फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? एक पैटर्न में फॉलो करती है, फॉलोज रिलेटिवली स्टेबल सोशल पैटर्न्स। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन, सोसाइटी टू सोसाइटी चली आ रही है। ठीक है, चौथा, परसिस्टेंट। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन कैन कंटिन्यू अक्रॉस जनरेशंस थ्रू फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड से परसिस्ट कर सकती है, इनहेरिटेंस, ठीक है, एडुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। आई डोंट थिंक सो कि इतना बार मैं बता दिया हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फिर से आया। डिफरेंट ग्रुप्स हैव अनइक्वल एक्सेस टू वैल्यूड रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स। घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल बट वेरिएबल। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो यूनिवर्सल है बट वेरिएबल है। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमेरिका में, तो अमेरिका में क्लास सिस्टम मैं बोल सकता हूं। ठीक है, इंडिया में भी क्लास सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, बट अगर इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, पैन इंडिया क्या फॉलो होता है? पैन इंडिया फॉलो होता है कास्ट सिस्टम। तो क्या कास्ट सिस्टम अमेरिका में देखने को मिलता है, जर्मनी में देखने को मिलता है? नहीं। सो इट इज ऑल्सो वेरिएबल, इसीलिए यहां पे
वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट अक्रॉस सोसाइटीज, जैसे मैंने बोला अलग अलग सोसाइटीज में होता है, बट इट्स फॉर्म एंड इन इंटेंसिटी वेरी हिस्टोरिकली एंड कल्चरली। हो सकता है कि इंडिया में जिस हिसाब से जिस 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 इंटेंसिटी से कास्ट को फॉलो किया जाता है, वहीं पे अगर इंडिया के कुछ लोग जाके, कुछ ग्रुप्स जाके अगर अमेरिका में बस जाए, तो हो सकता है उतनी इंटेंसिटी से वो फॉलो ना करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, सोशल सर्टिफिकेशंस के डायमेंशंस क्या क्या है वो हम डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोशल सर्टिफिकेशन जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसको कहीं से भी इनकम और वेल्थ से सिर्फ अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता है। इसको समझने के लिए सिर्फ इनकम या वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या डायमेंशंस है। पहला इकोनॉमिक, जिसमें वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी की बात आ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल, जिसमें पावर, ऑथोरिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की बात आ जाती है। तीसरा सोशल, जिसमें स्टेटस का बात आ जाता है, प्रेस्टीज का बात आ जाता है और सोशल रिकॉग्निशन का बात आ जाता है। मैंने पहले ही ये सब आपको एग्जांपल से समझा दिया है। ठीक है, चौथा एडुकेशनल, एडुकेशनल कैसे, कितने किसी को एक्सेस मिल रहा है एडुकेशन के लिए, किसको नहीं मिल रहा है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके पास कितना ज्यादा है, उस हिसाब से भी ये वर्क करता है, इसका डायमेंशन काम करता है। और ऑक्यूपेशनल, वो ऑक्यूपेशनल मींस लोग कौन से टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन पे है, उसका ऑक्यूपेशनल कितने प्रेस्टिजियस है, कितना प्रेस्टिजियस नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 डायमेंशंस हो जाते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज बहुत बार आ रहा है, एक बार देख लेते हैं स्टेटस क्या होता है, पावर क्या होता है और प्रेस्टीज क्या होता है। ठीक है, स्टेटस क्या होता है, स्टेटस रेफर्स टू द सोशल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन इंडिविजुअल विद इन अ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो मेरा स्टेटस क्या है। ठीक है, मैं अगर एज अ पर्सन, आप मुझे बोलोगे अभिषेक रॉय यू आर अ टीचर, तो आपका, सॉरी, मेरा स्टेटस क्या होगा, मेरा स्टेटस सोसाइटी में एक टीचर के जैसा होगा। उसी तरीके से जो डॉक्टर होगा उसका स्टेटस डॉक्टर होगा, उसी तरीके से कोई जज होगा, स्टूडेंट होगा, उसका जज और स्टूडेंट के जैसा औहदा होगा सोसाइटी में। स्टेटस मतलब औहदा, आपका औहदा क्या है सोसाइटी में, आपका पोजीशन क्या है, आपका औहदा क्या है। ठीक है, पावर, और उसी स्टेटस से आप कौन सा पावर होल्ड करते हो, ये पावर आ जाता है। ठीक है, पावर रेफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर एंड डिसीजंस ऑफ अदर्स इवन व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर वहां पे काम करता है जहां पे स्टेटस के थ्रू जब आप उस चीज को अपना अपना क्या करते हो, पावर को शो करते हो। ठीक है, वहां पे पावर काम करता है, अपना इन्फ्लुएंस को शो करते हो, अपना कंट्रोल दिखाते हो। ठीक है, चलिए तीसरा आता है प्रेस्टीज। ठीक है, प्रेस्टीज रेफर्स टू द सोशल रिस्पेक्ट, recognition और esteem attached to a particular social position और occupation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, उसी तरीके से एक रिक्शा वाला है, एक या ऑटो ड्राइवर है। ठीक है, आप ऑब्वियसली अगर मैं कहीं पे जाऊंगा और एक रिक्शा वाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रेस्टीज में मैं ऊपर रहूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये सोसाइटी, ये सोशली क्रिएटेड है, ये मेरा क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है कि अगर वो टीचर है तो उसका ओहदा बहुत ऊपर है, तो उसका प्रेस्टीज भी बहुत ऊपर होगा क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन ही वैसा है। और एक ऑटो ड्राइवर है जिसका प्रेस्टीज इसलिए डाउन होगा क्योंकि वो दिन रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, तो उसका कुछ ओहदा नहीं है, लेकिन ये गलत है। राइट, तो प्रेस्टीज यहां से, स्टेटस, पावर और प्रेस्टीज यहां से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक है, अ पर्सन मे हैव, ठीक है, अ पर्सन मे हैव हाई इनकम। जरूरी जरूरी नहीं है कि एक आदमी है उसका हाई इनकम है तो उसका हाई प्रेस्टीज भी हो, याद रखना। और जरूरी नहीं है कि उसका हाई प्रेस्टीज है तो उसका हाई पॉलिटिकल पावर भी हो।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि एक मंत्री है, ठीक है, उसके ऊपर रेप केस चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हो कि उसका सोसाइटी में प्रेस्टीज उतना ही है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हाई इनकम हो तो हाई प्रेस्टीज हो, या हाई इनकम और हाई प्रेस्टीज हो तो हाई पॉलिटिकल पावर भी हो। मैं एज अ टीचर, मेरे पास मेरी इनकम हाई है, मेरी प्रेस्टीज भी हाई है, बट मेरे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैप कर सकते हैं। दिस डायमेंशंस कैन ओवरलैप बट दे आर नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम चार सिस्टम्स को देखते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे चार सिस्टम पे काम करता है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो आता है स्लेवरी। स्लेवरी एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले एक बार इसके डेफिनेशन को देख ले। स्लेवरी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट एक्सट्रीम, मोस्ट एक्सट्रीम, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान देना। मोस्ट एक्सट्रीम forms of social stratification in which individuals may be treated as the property of others and subjected to severe restrictions on freedom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे एक कुक आ रहा है काम करने के लिए, और मैं उसको अपना प्रॉपर्टी मान लूं, और मैं उसको प्रॉपर्टी मान के मैं जैसा मन मुझे मैं वैसा ही उसे कंट्रोल करूं, तो एक ये क्या है, एक ये फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। ठीक है, मैं एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी उस पर थोप रहा हूं, मैं उसे अपना स्लेव बना के रख रहा हूं, जो आप फ्यूडल सोसाइटी में देखते होंगे पहले। ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो अपने अंदर जो गरीब मजदूर होते थे या जो फार्मर्स होते थे उनको अपना जागीर बना के रखते थे, अपना स्लेव बना के रखते थे, है ना। चलो, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, एक्सट्रीम सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कोअर्सिव कंट्रोल होगा, कंट्रोल उनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम एंड डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स। ठीक है, फ्रीडम और बेसिक राइट्स कहीं ना कहीं वो जो स्लेव है उसका कम होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होगा, जैसा मन मैं वैसा पैसा दूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देगा। और हेरिडिटरी स्टेटस इन मेनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की जब मैं बात करता हूं तो अभी मैंने जस्ट एग्जांपल बताया, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स रहते थे वो क्या करते थे, अपने अंदर में फार्मर्स हायर करते थे और उनको जनरेशन टू जनरेशन उनको अपने अपने पास फार्मर्स बना के रखते थे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमको ये देखने को मिलता है। चलो, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यही है दैट slavery demonstrate how economic exploitation, legal status and political power can combine to create an extreme closed form of hierarchy. हाँ चलो, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला कि स्लेवरी क्या है। स्लेवरी एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का मोबिलिटी होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, मोबिलिटी यहाँ पे बहुत लो है, देखो हर जगह, क्योंकि इनइक्वालिटी ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा है। ठीक है, बेसिक राइट्स यहाँ पे कम मिल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक क्लोज सोसाइटी को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम हमारा बताता है स्टेट सिस्टम। ये स्टेट सिस्टम हमने यूरोपियन सोसाइटी से लिया है, फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी से हम लोगों ने इसे लिया है। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स विद इन डिफरेंट राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस। सोसाइटी को जो लोग थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था। पहला जो था वो फर्स्ट स्टेट था, जो जिनको क्लर्जी बोला जाता था, जो हाई जो लाइक राजा वाजा के पोजीशन पे होते थे वो। सेकंड में आते थे सेकंड स्टेट्स जो नोबिलिटी वगैरह का काम करते थे, एंड थर्ड स्टेट्स में कॉमनर्स जो मिडिल मैन एंड छोटे मोटे जो काम करते थे वो थे। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था देखना अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो लिंक, पहला लिंक स्टेटस जो था वो कहीं ना कहीं लिंक करता था बर्थ से, स्ट्रांगली लिंक टू बर्थ। अनइक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज,
लीगल और पॉलिटिकल प्रिविलेज बिल्कुल ना के बराबर था या बिल्कुल अनइक्वल था, ठीक है। इनको ज्यादा मिलता था, इनको थोड़ा कम मिलता था, इससे इनको बिल्कुल ही कम मिलता था। लैंड ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनके पास जितना लैंड था इनके पास था, इनके पास वैसा कुछ था नहीं, तो इनको सर्व करना पड़ता था, ठीक है। सोशल बाउंड्रीज जो थी वो काफी रिजिड थी, ऐसा नहीं था कि कॉमनर्स जो थे वो अपना क्लास सुधार के यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए सोशल बाउंड्रीज जो थी उनकी वो काफी रिजिड थी। एंड ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस वैरिड अक्रॉस द स्टेट्स, इनके अलग ड्यूटीज थे, इनके अलग ड्यूटीज थे, और इनके अलग ड्यूटीज थे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ, ये हमारा थर्ड सिस्टम है कास्ट। कास्ट कहीं ना कहीं कहां देखने को मिलता है? इंडियन हिंदू सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलता है, ये पैन इंडिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम को डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे लाया गया था, डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे लाया गया था, और कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया था? हिंदू रिलीजन से कनेक्ट किया गया था, और टोटल 4 कास्ट में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स, सेकंड में थे क्षत्रियास, थर्ड में थे वैश्यास, एंड फोर्थ में थे आपके शूद्रास। एक मैं यहां पे आपको एक फैक्ट बताता हूं। एमएन श्रीनिवास जब अपना स्टडी कर रहे थे इंडिया में कास्ट सिस्टम के ऊपर कुर्ग में, तब उन्होंने एक इन चारों कास्ट में एक और कास्ट जोड़ा था, जिनको हम लोग बोलते हैं अनटचेबल्स, ठीक है। ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमेशा याद रखना। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एमएन श्रीनिवास, ठीक है। चलिए, कास्ट क्या होता है? कास्ट इज रिलेटिवली क्लोज्ड, देखो ये भी क्या है? क्लोज्ड है। हेरिडेटरी एंड हेरिडेटरी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच सोशल पोजीशंस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ बर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक शूद्र परिवार से बिलोंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं जो मेरा बेटा होगा वो भी शूद्र कैटेगरी से ही बिलोंग करेगा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बर्थ से डिटरमिन होता है, ठीक है। चलिए, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। एस्क्राइब्ड स्टेटस वैसा टाइप ऑफ स्टेटस होता है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। और हेरिडेटरी मेंबरशिप इसमें होता है, ठीक है। ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, क्षत्रिय उसके बाद, फिर वैश्य, फिर शूद्र, हेरिडेटरी है ना, ठीक है। सॉरी, इसमें स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। हेरिडिटरी कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है, वो प्रीस्ट है, ठीक है, उसका जो बेटा होगा वो भी कहीं ना कहीं जाके आगे प्रीस्ट बनेगा, इसीलिए वो हेरिडिटरी में आएगा, ठीक है। इंडोगैमी, अब ये इंडोगैमी क्या होता है? ये अपना कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज में बनाए रखने के लिए वो क्या करते थे? वो इंडोगैमी फॉलो करते थे। इंडोगैमी क्या होता है? टू मैरी विद इन ओन कास्ट, अपने ही कास्ट में शादी करना, इसको क्या बोलते हैं? इंडोगैमी बोलते हैं। इंडोगैमी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सोगैमी, ठीक है। जब हम अपने कास्ट से, अपने सोशल ग्रुप से बाहर निकल के शादी करते हैं तो वो हो जाएगा एक्सोगैमी, और जब हम अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा इंडोगैमी, ठीक है। सोशल हायरार्की मैंने आपको समझाया, ठीक है, हायरार्की में ये डिवाइडेड है। चलिए, ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ये डिवीजन ऑफ लेबर से लाया गया था, ठीक है। इसमें यह माना जाता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हुआ हिंदू रिलीजन से, और हिंदू रिलीजन में ये बोला जाता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो ब्रह्मा के बॉडी पार्ट से डिवाइडेड है, कि जो ब्राह्मण्स है वो ब्रह्मा के हेड से जन्म लिए हैं, तो इसीलिए उनका काम क्या है? हमेशा
पढ़ाई लिखाई करना और उसी में इंडल्ज रहना, ठीक है, या दूसरों को पढ़ाना, ठीक है। क्षत्रियास, क्षत्रियास जो है वो ये माना जाता है कि ब्राह्मण्स के आम से, ठीक है, यहां से जन्म लिए हैं, तो उनका काम हमेशा क्या रहेगा, आम का काम क्या रहता है, फाइट करना, ठीक है। वैश्यास, वैश्यास को माना जाता है कि वो थाइस से जन्म लिए हैं ब्रह्मा के, तो उनका काम है देश विदेश जाना और बाहर बाहर जाके बिजनेस करना और सर्व करना, ठीक है। और लास्ट में आते हैं शूद्रास, शूद्रास को माना जाता है सबसे नीचे पायदान पे, इसीलिए वो ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मा के फुट से, मतलब फीट से जन्म लिए हैं, पैर के तलवे से जन्म लिए हैं। और यहाँ पे एक यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है शूद्रा में, जो ये पैर थे आप देखोगे, ठीक है, सबसे आप साफ सुथरा क्या रखते हो, इस बॉडी पार्ट को रखते हो, लेकिन पैर हमेशा आपका गंदा रहता है, ठीक है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जब ये 3 कास्ट इसके साथ, ठीक है, भेदभाव करेंगे, इनको एक्सप्लॉइट करेंगे और इन्हें बहुत सारी चीजों से एक्सप्लॉइट करेंगे, इन्हें वंचित रखेंगे, तभी यहाँ पे प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग कास्ट को एक प्रॉपर एक क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरैक्शन, जैसे मैंने बोला प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। शूद्रास जो होते थे उनको अलाउड नहीं था ब्राह्मण्स को टच करना या उनके गांव में जाना, ठीक है, ये सब सोशल क्लोजर, ठीक है, और सोसाइटी में उनको एक सोशल क्लोजर मिला हुआ था, ठीक है। चलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो द कास्ट सिस्टम हैज हिस्टोरिकली शेप्ड एक्सेस टू ऑक्यूपेशन एंड मैरिज, ये ऑक्यूपेशन और मैरिज से डिफाइन होता है, सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज से डिफाइन होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं तो पावर एंड सोशल इंटरैक्शन से भी इस चीज को मेंटेन या डिफाइन किया जाता है। चलिए चलिए इसका की आइडिया देखते हैं। इन अ कास्ट सिस्टम सोशल पोजीशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय बर्थ रादर देन इंडिविजुअल अचीवमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शूद्र हूं, मैं एक साइंटिस्ट बन जाता हूं, फिर भी मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं अगर मैनहोल का काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं जाके ये कर रहा हूं, फिर भी मेरा जो कास्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझे असाइन हो चुका है बाय बर्थ, ठीक है। इसलिए यहां पे बोला जा रहा है बर्थ रादर देन इंडिविजुअल अचीवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने क्लोज्ड देखा, बट ये एकमात्र ऐसा है क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में जो क्या है, ओपन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ओपन कैसे है? ओपन इसलिए है क्योंकि यहां पे हम अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। Class refers to relatively broad social categories differentiated primarily by economic positions and access to resources, ठीक है। इकोनॉमिक पोजीशंस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस, जैसे मैंने बोला ये ओपन है और हम अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज मैं एक ऐसे घर में जन्म लिया हूं जहां पे मेरे पापा एक रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, बट मैं पढ़ लिख के क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ लिख के एक आईएएस ऑफिसर बन जा रहा हूं। तो मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं, मैं अपना जो पोजीशन है सोसाइटी में वो अपलिफ्ट कर रहा हूं। और ऑब्वियसली अगर क्लास पहले मेरे पापा उतना रिसोर्सेस नहीं था उनके पास या उतने पैसे नहीं थे, पर मैं आईएएस बनने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे, मेरी सैलरी ज्यादा होगी, मेरी सोसाइटी में प्रेस्टीज ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं मेरा क्लास भी चेंज हो रहा है, राइट। चलो, क्लास पोजीशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और चेंज्ड, इन्फ्लुएंस्ड और चेंज, ठीक है, बाय इनकम, इनकम से चेंज हो सकता है, एजुकेशन से चेंज हो सकता है, ठीक है। पढ़ लिख के आईएएस बन जा रहे हो, वहां पे आपका चेंज हो जा रहा है क्लास। एम्प्लॉयमेंट से चेंज हो जा रहा है, पहले पापा क्या काम करते थे, रिक्शा ड्राइवर थे, अब उनका बेटा जो है अब वो क्या काम कर रहा है, वो एक आईएएस बन चुका है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं वो स्टेटस भी चेंज होगा सोसाइटी में। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये सब से क्या कहीं ना कहीं क्लास डिटरमिन होता है और क्लास चेंज होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। रिलेटिवली ओपन होता है, जैसे मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं ओपन होता है। एंड ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, यहाँ पे मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब पोजीशन चेंज होना, या तो ऊपर से नीचे आना या तो नीचे से ऊपर होना। आईएएस का बेटा रिक्शा ड्राइवर बन गया, ऊपर से नीचे हो गया मोबिलिटी। रिक्शा ड्राइवर का बेटा आईएएस बन गया, वो क्या हो गया, नीचे से ऊपर गया, है ना। चलिए, अचीवमेंट कैन इन्फ्लुएंस सोशल पोजीशन। सोशल पोजीशन कैसे चेंज हो सकता है, अचीवमेंट से। क्लास बाउंड्रीज आर कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज क्या है, कास्ट में हम लोगों ने क्या दिखा था, क्लास बाउंड्रीज क्या था, बहुत रिजिड था, क्लोज था, बट यहां पे क्या है, फ्लेक्सिबल है, ओपन है, राइट। चलिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमी से ही सारा चीज डिसाइड होता है, ठीक है। इकोनॉमी आएगा, आपका पावर, आपके पास पावर आएगा, आपके पास पैसा आएगा, पावर आएगा, तो आपका कहीं ना कहीं क्लास भी चेंज होगा। देखो यहां पे अच्छे से देखो, ये एक सोशल हायरार्की मैंने यहां पे आपको समझाया है। यहां पे ध्यान देना, जो अपर क्लास है, देखो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में जो सबसे नीचे है वो यहाँ पे है वर्किंग क्लास एंड अंडर क्लास, ठीक है, जो सबसे नीचे है। फिर आते हैं मिडिल क्लास, जो आप देख सकते हो, एंड अपर क्लास, ठीक है। अब अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, अपर क्लास में सिर्फ 10% ऑफ लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास में 50% है, और वर्किंग क्लास है 40%। कहीं ना कहीं ये देखो, ये वो चीज है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, पर यहां पे पावर, वेल्थ और इनकम और स्टेटस सबसे ज्यादा किसके पास है, अपर क्लास के पास है। और सबसे ज्यादा पावर, वेल्थ, इनकम और स्टेटस सबसे कम किसके पास है, वर्किंग क्लास के पास है ना। अब एक वर्किंग क्लास का आदमी, ठीक है, मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके बिजनेस खड़ा करता है, और बिजनेस खड़ा करके एक बिलियनियर या मिलियनियर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहां पे आ जाएगा, अपर क्लास, ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। उसी तरीके से एक अपर क्लास का आदमी जो है, वो क्या हो रहा है, वो बैंकरप्ट हो जा रहा है, उसके पास अब कुछ नहीं बचता है, वो उसका पूरा दिवालिया निकल चुका है, कहीं ना कहीं वो यहां पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, अभी तक हम लोग ओपन और क्लोज सिस्टम देख रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो सोशल पोजीशन होता है वो कैसे बर्थ या एस्क्रिप्शन, मतलब एस्क्राइब नेचर से कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। बट ओपन सिस्टम में सोशल पोजीशन जो है वो रिलेटिवली इन्फ्लुएंस कैसे होता है, अचीवमेंट से होता है, एस्क्राइब से नहीं, अचीवमेंट से होता है, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें मोबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें मोबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इसमें बाउंड्रीज बहुत रिजिड होती है, आप एक सोशल दायरे से बाहर नहीं जा सकते हो। इसमें सोशल क्लोजर बहुत हाई होता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, पर इसमें बाउंड्रीज जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अचीवमेंट हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसमें अचीवमेंट के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल कास्ट, एग्जाम्पल क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान देना, क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्क्राइब एंड अचीव स्टेटस क्या होता है वो भी हम इस क्लास में देख लेते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ध्यान दे दो। एस्क्राइब स्टेटस उस स्टेटस को बोलते हैं जो असाइन होता है हमारे बर्थ से, ठीक है, और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड एंड इंडिविजुअल्स चॉइस, जहां पे इंडिविजुअल का कोई अपना चॉइस नहीं होता है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड, हम अपने फैमिली चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम अपने दोस्त चूज कर सकते हैं, यस, हाँ कर सकते हैं, वो हमारा अचीव स्टेटस है। लेकिन हम अपने फैमिली चूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा कास्ट, हमारा एज, हमारा सेक्स, ठीक है, सेक्स की जब मैं बात करता हूं तो ये बायोलॉजिकली होता है। और उसी तरीके से जब जेंडर आ जाता है,
तो जेंडर क्या हो जाता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, अचीव स्टेटस क्या हो जाता है, अचीव स्टेटस वैसे स्टेटस को हम बोलते हैं जो हम अपने बर्थ से लेके मरने तक अचीव करते हैं, ठीक है। जैसे सोशल पोजीशन एक्वायर्ड थ्रू इंडिविजुअल्स एक्शन, हमारे एक्शन से, हमारे चॉइसेस से, हमारे एजुकेशन से या हमारे अचीवमेंट से वो हमें मिलता है। जैसे पढ़ लिख के आदमी एक डॉक्टर बन जाता है, वो उसका अचीवमेंट है, ठीक है। एक प्रोफेसर बनता है, एक आईएएस ऑफिसर बनता है, ठीक है, या एक प्रोफेशनल एथलीट बनता है, ठीक है। चलिए, आई आई थिंक सो ये आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके। एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पे, मॉडर्न सोसाइटीज ऑफन कंबाइन एस्क्राइब्ड एंड अचीव एलिमेंट्स, a person's achievement may be influenced by their initial social positions and available opportunities, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हो सकता है बर्थ के टाइम पे आपका सोशल पोजीशन कुछ और हो, पर आप अचीवमेंट करके, अच्छा एजुकेशन लेके, अच्छा इंप्लॉयमेंट लेके आप अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब सोशल मोबिलिटी की बहुत बात हो रही थी, अब एक बार सोशल मोबिलिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए सोशल मोबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर विद इन अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। एक सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन चला आ रहा है, उसी स्ट्रेटिफिकेशन में जब कोई नीचे से ऊपर जाता हो या ऊपर से नीचे आता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। इसके मेजर कुछ कुछ 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है, मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड्स इन द सोशल हायरार्की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है और एक जीएम है, ठीक है। एक क्लर्क जब एग्जाम्स दे दे के या प्रमोशंस ले लेके जब जीएम के पोजीशंस तक पहुंचता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मोबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये अपवर्ड हो रहा है, देखो हो रहा है ना, क्लर्क क्या बन रहा है, जीएम बन रहा है, तो ये अपवर्ड हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब जीएम क्लर्क बन जाए, इसका डिमोशन हो जाए, होता ही है ना, आप कई कंपनी में देखोगे कि उसने कुछ गलतियां कर दी, मैनेजर से सीधा वो क्लर्क पोजीशन पे आ गया, ठीक है। जब ये हो रहा है तो ये भी वर्टिकल है, लेकिन ये डाउनवर्ड है, ये क्या है, डाउनवर्ड है। समझ में आ गया, अपवर्ड और डाउनवर्ड ये आता है आपका वर्टिकल में। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोशल रैंक, उसके सोशल रैंक में चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी दिल्ली में हूं और मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं कहां पे हूं, दिल्ली में हूं, ठीक है, और मैं कहां पढ़ा रहा हूं, डीपीएस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूं मुंबई, कहां मूव कर रहा हूं, मुंबई। मुंबई में भी मैं क्या रह रहा हूं, टीचर रह रहा हूं, और मैं डीपीएस में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो मेरा सोशल रैंक चेंज नहीं हो रहा है, मैं यहां पर भी सोशियोलॉजी का टीचर था और यहां पर भी सोशियोलॉजी का टीचर हूं, ठीक है। मैं यहां पर भी डीपीएस में पढ़ा रहा था, यहां पर भी डीपीएस में पढ़ा रहा हूं, बस मेरी सिटी चेंज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगा, ठीक है। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन द सोशल पोजीशन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, चलिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक फादर है, ये क्या है, ये एक फॉर एग्जांपल क्लर्क है, ठीक है। इनका बेटा पढ़ लिख के क्या बन रहा है, सन, ये क्या बन जा रहा है, ये एक आईएएस ऑफिसर बन जा रहा है। सबसे पहले देखो, यहां पे मोबिलिटी तो हो रहा है, पर फादर से सन तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा मोबिलिटी हो रहा है, जेनरेशनल हो रहा है ना, जनरेशनल मोबिलिटी, और फादर से सन तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटर इंटर जनरेशनल हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया? फादर से सन तक जा रहा है, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हो रही है, तो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हो रही है, सोशल रैंक में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। ठीक है, लास्ट इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, चेंजेस इन सोशल पोजीशन ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल ओन लाइफ टाइम। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे बोल रहा है इंडिविजुअल का ओन लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में वो जो सोशल पोजीशन चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा जनरेशनल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूं कि पहले सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट से मैं क्या बना, एक टीचर बना। ठीक है, टीचर से मैं क्या बना, एक प्रोफेसर बना। देखो चेंज हो रहा है ना, ये मैं ही हूं, मी एज अ पर्सन अभिषेक रॉय। ठीक है, मेरा ही पहले मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट से कॉमन टीचर बना, टीचर से मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया, तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मोबिलिटी हो रहा है ना, और ये मेरे ही ओन लाइफ में हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इंट्रा जनरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि मैं आपका ये टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाया हूं, मैं अच्छे से समझा पाया हूं, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखा है, इतने अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है, काफी ऊपर 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 उड़ा के बताया गया, इसमें आप अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझ सकते हो। अभी मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाया हूं, चलिए उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो रेफर कर रहा है डिवीजन ऑफ सोसाइटी किस टर्म्स में, किस किस टर्म्स में कर रहा है। मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, आप देख लो। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तीसरा है ग्रुप आइडेंटिटी, चौथा है किंगशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप आइडेंटिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रुप में हो रहा है। स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है, आप हमेशा ध्यान देना, सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता है। अगर बोलूं कास्ट, है ना, कास्ट में तो ऐसा इकोनॉमी नहीं आता है, सिर्फ इंडिविजुअल आइडेंटिटी से तो नहीं होता है, कास्ट में ही अगर आप देखोगे तो सिर्फ इंडिविजुअल से तो नहीं होता है, फैमिली टू फैमिली जनरेशनल हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़ा करो। सबसे पहला कीवर्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस के बारे में बात किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या था, ठीक है, ऑब्वियसली अचीव्ड था, इसका आंसर अचीव हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, अपनी मेहनत के बदौलत, कोई फिटर का काम कर रहा था, कोई इंजीनियर का काम कर रहा था, कोई प्लानिंग का काम कर रहा था, कोई मैनेजर का काम कर रहा था, वो अचीवमेंट था ना, अचीव्ड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशली पैटर्न बिकॉज, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे सोशली पैटर्न होता है। ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। पहला, द नॉर्म्स हैव टू टॉट एंड न्यू टू ईच जनरेशन। हर एक जनरेशन को क्या कर रहा है, नॉर्म्स पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सही है, ऑब्वियसली होगा। नॉर्म्स एंड सैंक्शन मेंटेन द सोशल ऑर्डर, बिल्कुल, हमने ये तो देखा ही था, नॉर्म्स एंड सैंक्शन हमें लगाया जा रहा है ताकि वो सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर अफेक्टेड, ऑब्वियसली, मैंने बोला सर्टिफिकेशन से इन चारों इंस्टीट्यूशंस का अफेक्शन मिलता है, इफेक्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट, जेंडर रोल्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी ड्यू टू। जब यहां पे जेंडर की बात आ रही है, जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मैंने पहले ही बताया, और जब मैं सोशली कंस्ट्रक्टेड की बात करूं तो बायोलॉजिकली यहीं पे आउट हो जाएगा ना, बायोलॉजिकली आउट, लोअर डिफरेंसेस भी आउट हो जाएगा, इलिटरेसी तो आउट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। जेंडर रोल्स जो है वो हमें बचपन से सोशलाइजेशन के थ्रू सिखाया जाता है,
बच्चा है तो टैंक से खेलेगा, बच्ची है तो बारबी डॉल से खेलेगी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जजमानी सिस्टम कैन बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है, ये यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे होगा बाय। ठीक है, क्या होता है जजमानी सिस्टम, यहाँ पे उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, conflicting interest of the people, oppression and suppressive measure adopted by the judgments, conflicting interest and distrust of the people। जजमानी सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे एक चीज को हम कुछ चीज अगर देते हैं, उस चीज के बदले कुछ और चीज लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड है, अगर वो अपना लैंड दे रहा है तो लैंड के बदले वो फार्मर से क्या ले रहा है, जो वो धान उगा रहा है वो पूरा उससे ले रहा है। तो एक तरीके का इसको आप बार्टर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार्टर सिस्टम ही ये था। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम ऑब्वियसली म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। बार्टर सिस्टम कैसे चलता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन पे चलता है, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होगा। ऑपरेशन एंड सप्रेसिव यहाँ पे बाद में इस पे बात आएगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग, जब कॉन्फ्लिक्ट आ ही गया, कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलता है। तो आई होप ये सारा चीज आपको क्लियर है। स्ट्रैटिफिकेशन का ये पार्ट 1 था। इसके ऊपर पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव्स और अप्रोच पे ध्यान देंगे कि फंक्शनल अप्रोच से स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से कैसे पढ़ा जाता है, इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ा जाता है, या इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव से इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए डिकोड सोशियोलॉजी अपने आपका ही चैनल है। अगर आपको ऐसे ही ऐसे वीडियोस चाहिए डिकोड करते हुए, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।